नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे बदलते मौसम में जो परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों की, जैसे कि खांसी की समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत, ये सब समस्याओं पर हम बातचीत करने के लिए आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं ऑर्किड मेडिकल सेंटर के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार जैन जी को। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि ये जो मौसम जो आजकल इतना खराब हो गया है, लोग परेशान हैं, किसी को खांसी की समस्याएं बढ़ गई हैं और वो इरिटेशंस जो है लंबे समय तक रख रहे हैं, तो इन सब की वजह क्या है सर? देखिए, विंटर सीजन में हर साल ही ये जो टाइम होता है, इस समय लोगों की खांसी बहुत लंबी चलती है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कई बार तो पेशेंट 1-1.5 महीने तक परेशान रहते हैं कि सर मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। तो इसका जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस समय जो हमारा इन्वायरमेंट होता है काफ़ी ड्राई होता है। इस समय हम लोग इंडोर इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहते हैं, तो खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, तो जो भी इंडोर एयर पोल्यूशन जनरेट हो रहा है वो सब अंदर ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए घर में कुछ लोग लकड़ी कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी तरीके के धुएं की वस्तु यूज़ कर रहे हैं, तो वो घर के अंदर रहता है। और इसके अलावा विंटर्स में फ्लू सीजन, ये जो सीजन चेंज होता है, सितंबर अक्टूबर के बाद सीजन चेंज होता है, तो फ्लू पीक पे रहता है। तो फ्लू सीजन हो गया, ड्राई एयर हो गया, ठंड का मौसम है, ठंड में हमारी सांस की नली थोड़ी सी जाम होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। नॉर्मल इंसान की भी सांस की नली थोड़ी सी सिकुड़ती है। तो जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं उनको तो खास करके इस समय बहुत दिक्कत आती है। तो हमारे जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा, दमा, लंग फाइब्रोसिस की, उनके लिए ठंड में परेशानियां बढ़ जाती हैं। सर, परेशानियों की तो बात हो गई, तो आखिर में हम एक सामान्य व्यक्ति इसमें क्या अपने जीवन शैली में बदलाव लाए कि इन सब समस्याओं से उसको देखिए, कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। पहला तो इस समय जब भी घर से बाहर निकले, पहन ओढ़ के अच्छे से निकले, ठंड से बचे, कान मुंह ढका हो, बढ़िया से गर्म कपड़े पहने, पहला। दूसरा, जितना हो सके बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। पर्याप्त मात्रा में जल पिए। जितना ज्यादा, नॉर्मली विंटर्स में हम भूल जाते हैं पानी पीना, तो अपना याद रखें कि पानी पीना है। हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो बिल्कुल आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम होंगे। चौथा, हम विटामिन सी रिच फ्रूट्स, इस समय जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं उनको हम रेगुलरली अपना सेवन करें ताकि उससे इम्यूनिटी बढ़े। और घर के अंदर धूल धुआं को कम रखें। जितना हो सके डस्टिंग वगैरह का काम है वो मास्क पहनकर करें या वैक्यूम क्लीनर वगैरह यूज कर करें। और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं वो अपनी दवाइयां नियमित लें, और नहीं हो तो कम से कम विंटर चालू होने से पहले एक बार डॉक्टर का परामर्श ले लें कि उनकी दवाइयां पर्याप्त हैं कि नहीं है। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। एक तो ये भी जाने कि आपने बोला कि माने हाइड्रेशंस को मेंटेन करके रखना है। Yes. तो पानी को लेकर के, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, कुछ लोगों के मन में भ्रम रहता है। कहीं कहीं वीडियोस आजकल आप देख ही रहे होंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो चलता है, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ये समस्याएं होती हैं, ठंडा पानी ये पीना चाहिए। तो ये इसमें उलझन से कैसे निपटे? मैंने क्या हमको गर्म पानी पीना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपको एकदम बहुत ज्यादा गर्म पानी लेने की जरूरत है। हाँ, इतना ज्यादा टेम्परेचर कम है तो कई बार वो जो नॉर्मल पानी आप पी रहे हैं वो बहुत ठंडा होता है, कुछ लोगों को उससे इरिटेशन होती है गले में और खांसी बढ़ती है। तो आप हल्का निवाया पानी यूज कर सकते हैं, बट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको रोज गर्म पानी ही पीना है और उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, ऐसी जरूरत नहीं। सर, अस्थमा की आपने बात की, तो अस्थमा के मरीजों के लिए ये जो सीजन होता है वो बड़ा कष्टकारी हो जाता है, तो क्या सावधानी बरतें और घर के परिजनों को और क्या देखभाल उनके लिए करनी चाहिए? देखिए, अस्थमा एक एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें सांस की नली में सिकुड़न आता है। तो जैसा मैंने बताया कि इस समय इंडोर एलर्जेंस बढ़ जाते हैं, आउटडोर एलर्जेंस बढ़ जाते हैं। ठंडी हवाएं जो सांस की नली में जाती है उससे सांस का सिकुड़न बढ़ता है। तो अस्थमा पेशेंट्स को पहला तो अब देखिए, जो पेशेंट्स डायग्नोज्ड है उनको एक तो अपनी दवाइयां स्किप नहीं करनी चाहिए, रेगुलर नियमित ले लेनी चाहिए ताकि वो कंट्रोल्ड रहे। दूसरा, जब भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं या धूल मिट्टी के संपर्क में आ रहे हैं तो मास्क पहने, ठीक है। तीसरा जो है, हम लोग वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा बात करते हैं कि फ्लू वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन, ये 2 ऐसे वैक्सीन हैं जो अस्थमा पेशेंट्स को या रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को स्पेसिफिकली कंप्लीट करके रखना चाहिए, ताकि इस समय जो फ्लू सीजन होता है, जब भी किसी को फ्लू होता है उसका अस्थमा दमा बढ़ जाता है। तो
तो अगर वो फ्लू से प्रोटेक्शन रहेगा, अगर वो वैक्सीन लेके रखेगा, तो उसके चांसेस बीमार पड़ने के कम पड़ेंगे। तो ये सारी कुछ सावधानी रखनी चाहिए अस्थमा पेशेंट को। जी, ये जो फ्लू के टीके हैं वो कब लेनी चाहिए, किस महीना में ले लें, ये आप बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए 2 पीक्स होता है फ्लू सीजन का, एक समर पीक होता है, एक विंटर पीक होता है। तो जो विंटर्स का पीक है ये नवंबर दिसंबर में होता है, तो हम अगर सितंबर अक्टूबर में उसको ले लें तो उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और जो अपना समर वाला पीक होता है उसमें हम लोग अप्रैल में बोलते हैं कि अप्रैल के एंड में, मई के स्टार्टिंग में अपन वो वैक्सीन ले लें तो उससे अपने को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो 2 सीजन है, दोनों में से किसी भी टाइम आप ले लें। इंडिया में हम लोग साल में एक बार प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप एक टाइम कोई भी इस एक टाइम पे ले लें, उससे आपको फ्लू सीजन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। जी, एक चीज तो आपने जो बताया है कि ये हम लोगों ने छाती की समस्याओं पर बातचीत की, आखिर में ये बढ़ क्यों रहा है छाती की समस्याएं? ये जो खांसी, अस्थमा, एलर्जी, सीओपीडी, ये जब सब मिल करके आखिर में हम लोगों को परेशानी में डाल रहा है, वजह देखिए क्या है? बिल्कुल सही है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस आजकल बहुत राइज पर है, बढ़ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है, इंडोर एयर पोल्यूशन एज वेल एज आउटडोर एयर पोल्यूशन। इवन हम जिस घर में रह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरा पोल्यूशन फ्री हो। हम इतना ज्यादा फर्नीचर वर्क करवाते हैं, इतना ज्यादा प्लाईवुड वर्क रहता है, डैम्पनेस का इशू रहता है, ह्यूमिडिटी का इशू रहता है। हम लोग घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती, सेंटेड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग घर में स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और क्लीनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें जितनी ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा हम रिस्क में हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के। बाहर निकले, घर से बाहर निकले तो गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया है, पेड़ कम हो गए हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। नहीं, उसकी जरूरत है, बट कहीं ना कहीं अपने जो लोकेलिटी है उसको हम डस्ट और पोल्यूशन को फ्री रखने का कोशिश करें, तभी रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जी, बहुत सरल तरीके में आप बता रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। एक तो नया ट्रेंड चल रहा है सर, स्मोकिंग पे भी बात करेंगे, ये आप बता देंगे कि स्मोकिंग कितना खतरनाक है। और दूसरा, स्मोकिंग के जगह पर एक हम लोग ई सिगरेट, जो कि आप वेपिंग का यूज हो रहा है, तो इसका क्या दुष्प्रभाव है और क्या ये ई वेपिंग को रोकना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए आजकल क्या है कि स्मोकिंग सब जानते हैं, धूम्रपान खराब है, तंबाकू खाना खराब है, उससे अनगिनत बीमारियां होती है, दिक्कतें होती हैं। लेकिन लोग क्या है, गलत गलत ट्रेंड अपनाने लगते हैं। आजकल क्या ट्रेंड है कि स्मोकिंग छोड़ना है तो भाई ई सिगरेट अपना लो, वेपिंग करो, उससे सिगरेट का नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं, जितना नुकसान सिगरेट करता है, उसका निकोटीन करता है, उसका धुआं करता है, उससे ज्यादा नुकसान ई वेपिंग करता है। क्यों? क्योंकि कई बार तो सिगरेट्स में फिल्टर लगे होते हैं, ई वेपिंग में वो भी नहीं लगा होता है। और ई वेपिंग में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जैसे केमिकल्स और पार्टिकुलेट मैटर काफी होते हैं, जो आपके लंग्स में जाकर स्मोकिंग से ज्यादा प्रभाव करते हैं और आपको अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियों के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो स्मोकिंग के लिए ई सिगरेट कहीं भी विकल्प नहीं है। अगर आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो बिल्कुल निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस का यूज करें, ना कि ई वेपिंग, ई सिगरेट्स या वेपिंग की ओर जाए। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। जी, एक तो हम इस पूरे कंक्लूड करना चाहेंगे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएं नहीं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, कि ये जो जितनी समस्याएं आप बताए हैं उससे हम छुटकारा पा सकें। जी, वो हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा? देखिए उसमें हम लोगों को, जैसे अभी नया साल आया था तो मैंने अपने मरीजों को 10 पॉइंट्स बताए थे कि ये 10 पॉइंट हम लोग अगर अपने लाइफ में अपनाते हैं तो हम रेस्पिरेटरी हेल्थ को बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला है स्मोकिंग छोड़ें, धूम्रपान छोड़ें। आपके लिए ही नहीं, आपके करीबी के लिए भी वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो स्मोकिंग छोड़ना है, अपनी दवाइयां जो है वो नियमित लेनी है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट लेना है, ताकि जो है न्यूट्रिशन खाना लेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकलना है, धूल मिट्टी धुएं की वस्तुओं को कम इस्तेमाल करना है। घर में किसी भी चीज से, जैसे आप पूजा पाठ करिए उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप धूप बत्ती जलाकर पूरा धुआं कर अपने पूजा रूम को, उसमें आप फायदा नहीं कर रहे हैं, उससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। आप पूजा करें बट अगरबत्ती धूप बत्ती का इस्तेमाल लिमिटेड करें या घर के बाहर उसका इस्तेमाल करें। वैक्सीनेशन को कंप्लीट रखें, जैसे मैंने बताया फ्लू और निमोनिया वैक्सीन होता है, सबको नहीं लगाना है, लेकिन जिसको भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उन लोगों को लेना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। हैंड हाइजीन का, जैसे हम लोग कोविड के टाइम में हैंड हाइजीन की बात करते थे, आप घर से बाहर जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन सबसे ज्यादा हैंड
से ही फैलता है, ड्रॉपलेट से ही फैलता है। अगर हम हैंड हाइजीन को फॉलो करेंगे तो हमको रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कम होंगे। और नियमित रूप से व्यायाम करें। हम हर चीज को टाइम देते हैं लेकिन अपने शरीर को समय नहीं देते। अगर हम शरीर के लिए 10 से 15 मिनट निकालें, प्राणायाम करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, तो डेफिनेटली हम एक बेहतर जिंदगी, बेहतर लंग हेल्थ में जी पाएंगे। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो हम अपने जीवन शैली में सुधार करके अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। छाती की समस्याएं, ये जितनी भी जो स्मोकिंग और इन सब जो दुष्प्रभाव जो डाल रहा है शरीर, वो जो गलत आदत जो हम लोगों ने पाल रखा है, उसको छोड़ना है। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।